हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाथुला को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिंडारी ग्लेशियर को लेकर के। तो पिंडारी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड स्टेट में जो कुमाऊं हिमालयंस है वहां पर लोकेटेड है। ये जो पिंडारी ग्लेशियर है ये नंदा देवी के एज पर एग्जिस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिन होता है पिंडारी रिवर का, जो अलकनंदा रिवर में जाकर के मर्ज होती है और उस मीटिंग पॉइंट को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब पिंडारी ग्लेशियर इसलिए न्यूज में बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रैकर्स जो है वो फंस गए थे, जिसकी वजह से ये लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमने पिंडारी ग्लेशियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और हमने एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो G7 ग्रुप की जो मीटिंग है उसमें हमारे इंडिया को एज ए गेस्ट मेंबर जो है वहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जापान की विजिट पर रहेंगे और G7 की जो मीटिंग है वो जापान में हिरोशिमा जो सिटी है वहाँ पर कंडक्ट करवाई जा रही है। ओके, हिरोशिमा, आप सबने अगर हिस्ट्री स्टडी की है तो आप सभी को पता होगा कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 के बीच में चला, तो उसके लास्ट स्टेज में जाकर के यूएस ने 2 परमाणु बम जो है वो जापान के ऊपर गिराए थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और जो नागासाकी है उस पर 9 अगस्त 1945 को। तो यहाँ पर G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने हिरोशिमा में एक पीस नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया, वहाँ पर ये लोग गए और जो भी लोग उस परमाणु बम गिराने से जो भी लोगों की जान गई उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट यहाँ पर उन्होंने दी है। देखो, ये जो यहाँ पर जो भी इशू हुआ और नागासाकी पर जो इफेक्ट देखने को मिला उस परमाणु बम की वजह से, उसको एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम इस तरीके की जो है वो बनाए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से लोगों को एक पता चले कि क्या डिवास्टेशन जो है उस परमाणु बम की वजह से हुआ था। तो देखो, ये जो यूएस ने जो भी इसमें विमान यूज़ किया, एलोना गे इसमें विमान था, और जो यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा में, उसका बम का नाम था लिटिल बॉय के नाम से। ओके, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे वो एक तरीके से भाप में चेंज हो गए थे, मतलब कंप्लीट डिवास्टेशन जो है वो वहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर G7 ग्रुप जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से कंट्री जो हैं वो इसके मेंबर हैं। तो इसमें अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बात करें तो इसमें यूएसए आता है, कनाडा आता है, और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्री की, तो इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है एंड यूके है, और एशिया से आता है जापान। ओके, तो यहाँ पर ये जो G7 ग्रुप जो भी मीटिंग कर रहा है इसमें मेन फोकस किया जा रहा है कि रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो और ज़्यादा लगाए जाए ताकि वो मनी का यूज़ ना कर सके। अगर उनका प्रोडक्ट, उनके जो भी इस तरीके से ट्रेड जो है वो इजीली होता रहा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ये बढ़ती रहेंगी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन, जो एक पीस की एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलेगा। ओके, इसीलिए क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें ना तो रशिया के ऊपर जब रिस्ट्रिक्शन लगाई यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो हमारे इंडिया के साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के
इंडिया को लेकर के, इन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन वहां पर किया जा सकता है। और आज के फॉरेन पेज पर है भी कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से बोला है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें रशियन कितना इंपोर्ट देखने को मिलता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, और हम चाहेंगे कि इंडिया जो है वो रशियन प्रोडक्ट्स को या रशियन जो भी ऑयल है इन सब का इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम करे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का ये मानना है कि रशिया को जब आप इकोनॉमिक लेवल पर, जब वहाँ पर उनको स्ट्रेस्ड फील करवाया जाएगा, तभी जाकर के रशिया यूक्रेन वॉर का जो एक सॉल्यूशन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉरेन पेज पर यह आर्टिकल हो रहा है कि यूक्रेन को स्ट्रेंथन करने में कोशिश करेगा कौन? यूएस। मतलब और ज़्यादा वॉरशिप और ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट ड्रोन्स है या जो भी इम्पोर्टेंट मशीन है वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरीके से अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करती रही और रशिया के साथ में मिलकर के और कंट्रीज जो है वो ट्रेड इन रिलेशन को मेंटेन करते रहे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो कभी सॉल्व नहीं होगी। और इस प्रॉब्लम के अगर सॉल्यूशन नहीं देखने को मिला तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से सिर्फ रशिया यूक्रेन जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट में आ रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस ग्रुप में ये जो G7 ग्रुप है इसका इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन G7 ग्रुप के मेंबर कंट्रीज प्लस में इंडिया, ये जो है वो G20 ग्रुप जो है जिसकी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास में है उसके मेंबर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें G7 ग्रुप में से 2 कंट्री, एक जर्मनी एक जापान, वो शामिल है। ब्राजील और इंडिया के साथ में मिलकर के बनाते हैं ग्रुप G4। और ये जो G4 ग्रुप है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है, जो प्रेजेंट टाइम में 5 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और आप ये भी बात बताओगे कि क्या G7 के जो मेंबर्स हैं वो ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे यस एंड नो में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है फिर उसके जो 5 मेंबर्स हैं उनके नेम भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो यहाँ पर जर्मनी, जापान, ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से और इंडिया ये चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, वो उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्स जो है उसमें हो सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसकी मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाना चाहिए और इन कंट्रीज़ को भी पार्टिसिपेट यहाँ पर करवाए जाना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक बातें जो हैं वो हमने डिस्कस की। हिरोशिमा में क्या इशू हुआ उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है फ्रंट पेज पर ही देखो 2016 में डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला, जो भी रुपीस थे उनको गवर्नमेंट ने चेंज किया और 2000 के जो नए नोट हैं वो सर्कुलेट किए गए मार्केट में। अभी जो है आरबीआई ने फिर से नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि 2000 की जो नोट्स हैं उनका जो भी एक्टिव सर्कुलेशन है उसको एक तरीके से दोबारा से ट्रैप किया जाएगा, मतलब मार्केट से 2000 के जो नोट है उनको वापस लिए जाएंगे और ये जो प्रोसीजर है ये 30 सितंबर तक चलेगा। ओके, और देखो उस टाइम में जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था तब उसमें एक इशू भी हुआ था, क्योंकि इसको लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आरबीआई के थ्रू पास होने चाहिए थे, लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनिशिएट किया था, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन भी लगे थे कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर जो है वो डिमोनेटाइजेशन एस्टेब्लिश कर दिया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। देखो 2015 में जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनको रिप्लेस करके कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 193 मेंबर स्टेट जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने इस एजेंडा को अपनाया कि 2030 तक जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें 17 तो गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, उनको 3 क्राइटेरिया पर हम कंप्लीट करेंगे कि लोगों के लिए अच्छा हो, प्लेनेट के लिए अच्छा हो और प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो टारगेट डिसाइड किए गए। ओके, उसमें एक बात, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए तब ये माना गया कि जितना ज़्यादा लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट शो होगा उतना ज़्यादा जो है वो इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो मॉनिटरिंग, रिव्यू, रिपोर्टिंग ऑफ प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें, मतलब अकाउंटेबिलिटी लोगों की तरफ, ये सारी बातें जो हैं वो इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर देखो
कुछ बात बताई गई है कि इंडिया ने अपने लेवल पर कैसे कैसे काम किया है। तो इंडिया जो है उन्होंने अपने लेवल पर कि अर्बन लेवल पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पीपल में अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर के क्रिएट करें, सिटी लेवल पर जो भी टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अलग अलग इंडेक्स जो है वो इंडिया ने अपने लेवल पर पब्लिश किए, जैसे कि नीति आयोग जो है वो पब्लिश करता है वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। देखो, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाया गया था तब इस बात के ऊपर फोकस किया गया था कि हर कंट्री, हर नेशन जो है वो अपने लेवल पर वॉलेंट्री पॉलिटिकल वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू जो है वो पब्लिश करे टाइम टू टाइम। इससे अपडेशन देखने को मिलेगा। और फिर इस वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू को आप सब कैटेगराइज भी कर सकते हो, सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिससे क्या होगा कि अच्छा ये सिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये स्टेट जो है वो वेल परफॉर्म कर रहा है, ये सिटी जो है या ये स्टेट जो है वो इन इंडिकेटर के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये टाइम टू टाइम जो है वो हमें अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्पी जो है वो क्या करती है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है वो पब्लिश करती है, जिसमें एसडीजी की जो मॉनिटरिंग है, जो रिव्यू है वो पब्लिश होता है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें एक बात बोली गई कि 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं उन्होंने एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतरीन काम किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टोटल 169 टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट डिसाइड किए गए थे, उनमें से अगर सिटीज का पार्टिसिपेशन अच्छे से हो पाए तभी हम उनमें से 65% जो हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सिटी के पार्टिसिपेशन के बिना उनको अचीव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भोपाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भोपाल जो है उन्होंने कितने अच्छे से काम किया। उन्होंने जो भी हमारे एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 जो गोल्स हैं, उनको अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया। जैसे हमने देखा ना कि 3 क्राइटेरिया, पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी। तो एसडीजी गोल 1, 3, 4, 5 जो है वो पीपल के लिए, एसडीजी गोल 6, 13, 15 प्लैनेट के लिए, और एसडीजी गोल 7, 8, 11 जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की, फिर यहाँ पर काम किया गया कि किस तरीके से जो है वो भोपाल जो है वो काम कर रहा है। तो टाइम टू टाइम इसको लेकर के वॉलेंटरी रिव्यू जो है वो किया गया। तो इसमें देखने को मिला है कि बहुत सारे एरिया, जैसे कि अगर हम बात करें द इन डेप्थ क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिटी लेवल इंडिकेटर अंडर SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज रिकॉर्ड भोपाल स्टेलर परफॉर्मेंस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ओपन स्पेस पर कैपिटा। हाउएवर द एनालिसिस also point to areas where the city need to work much harder in the coming year to close the distance फ्रॉम द गोल्स। मतलब कुछ एरिया जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, कुछ एरिया जो है उनको और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। मतलब सिटी लेवल पर एसडीजी गोल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इस तरीके का एक रिव्यू पब्लिश होता रहे कि अच्छा इस सेक्टर में हमने अच्छा काम किया है, यहाँ पर हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा हर सिटी, हर विलेज लेवल पर इस तरीके का प्रोसीजर होने लग जाएगा तो एसडीजी गोल्स तो हम इजीली अचीव कर लेंगे। तो मेन टारगेट यहाँ का ये है कि जो भी सिटी लेवल का रिजल्ट है उसको हमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए अदर सिटीज़ को लेकर के भी। ओके। और यहाँ पर देखो, वहाँ की जो मेयर है भोपाल की, मालती राय, उन्होंने बोला है कि इस वॉलेंट्री रिव्यू का एक बेसिस हुआ है कि लोगों का जो इंगेजमेंट है इस प्रोसीजर में वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके लिए एफर्ट्स भी किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो यूके में जो कैंटरबरी सिटी है वहाँ पर किया गया कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिलकर के एक कोएलिशन बनाया और उसमें एक तरीके से वॉलंटरी रिव्यू किया गया। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि नेपाल में है धुलीखेल और बांग्लादेश में सिंगरा और जॉर्डन जो है वहाँ पर अम्मान, वहाँ पर भी इसी तरीके का, जैसे हमारे यहाँ पर सिटी लेवल पर जो वॉलंटरी रिव्यू किया जा रहा है ना, इसी तरीके का ये प्रोसीजर जो है वहाँ पर है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है
वो इसी तरीके का काम करती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना वो आप राइट डाउन कर सकते हो। भोपाल का एग्जाम्पल आप राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में कि एसडीजी गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आप उसमें फिर एग्जाम्पल दे सकते हो कि भोपाल ने जिस तरीके का प्लानिंग किया है, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की, वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे ये रिव्यू में ये शामिल हुआ कि कौन से एरिया पर हम अच्छा काम कर सकते हैं, कौन से एरिया पर हम पहले से अच्छा कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर फिर अपने आसपास वाले जो कंट्री है उनका रिजल्ट भी आप लिख सकते हो। तो इससे आपका जो आंसर है ना वो ब्यूटीफुल हो जाता है। एडिटोरियल में हम यही तो रीड करते हैं। एक तो आपको आपका जो ऐसे किस तरीके से आप किस किस तरीके से ऐसे की शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि हम एडिटोरियल में क्या रीड करते हैं, कोई भी इशू को लेकर के एडिटोरियल लिखा जाता है। उसमें स्टार्टिंग जो है वो कई बार हम देखते हैं स्टोरी के थ्रू, कई बार डाटा के थ्रू, कई बार किसी और इम्पोर्टेंट लाइन के थ्रू की जाते हैं। तो ये हमें एक आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से हम अपने जो हमारा ऐसे जो पेपर होता है यूपीएससी मेंस में, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब भी कोई इशू को टैकल किया जाता है तो अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो एडिटोरियल रीड करने का एक मेन प्रॉफिट जो है वो हमें होता है। और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि मैक्सिमम एडिटोरियल जो है वो करंट में जो भी इशू चल रहा है उसको लेकर के होता है, तो एक तो हमारी अवेयरनेस जो है उस इशू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। दूसरा, जो उस इशू को लेकर के कुछ राइटर पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं, कुछ राइटर जो है वो नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं, तो वहाँ पर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो हम लिख सकते हैं और फिर अपने आंसर्स में उनको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो एडिटोरियल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे अब अपने एग्जाम्पल यहाँ पर रीड किए, तो अब एसडीजी गोल्स को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है आप इनको लिखो, आपका आंसर जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट होएगा। ओके, तो यहाँ पर जो अदर कंट्रीज में काम किया जा रहा है उससे भी हमारा इंडिया जो है वो सीख सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उन्होंने क्या बोला कि ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू जो है वहाँ पर एक ऐसी आर्किटेक्चर मिली। हालांकि हिंदू रिलीजन से लोग बोलते हैं कि ये एक शिवलिंग है, जो पहले यहाँ पर मंदिर था इसको हटा करके यहाँ पर मॉस्क्यू बनाएगी। तो इसको लेकर के फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि कार्बन डेटिंग जो है वो इसकी करवाई जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाती है कि कोई और ऐसा साइंटिफिक वे हम जो है वो सर्च करें जिससे कार्बन डेटिंग के थ्रू ये जो भी आर्किटेक्चर हमें मिला है ये एक तरीके से खत्म ना हो। मतलब इसको आप खंडित थोड़ा ना करोगे, क्योंकि कार्बन डेटिंग के लिए आप क्या करते हो, कोई भी जो पार्ट है उसका, कोई भी आपके पास में स्ट्रक्चर मिला उसका कुछ पार्ट लिया जाता है, उसमें कार्बन की कितनी अवेलेबिलिटी है उसको बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि इसकी जो है वो कितनी ईयर है, मतलब ये किस टाइम जो है इसको बनाया गया होगा। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम मोर साइंटिफिक वे जो है जिसमें जो भी आर्किटेक्चर हमें मिला है, जो भी स्ट्रक्चर हमें मिला है उसको कोई नुकसान ना हो और हमें रिजल्ट भी देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ जो है वो 34 है। 34 मतलब 1 CGI एंड 33 जो वहाँ के जज है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कल 2 जजेस को जो है वो यहाँ पर ओथ दिलवाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है 34 वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ओरिजिनली हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 7 थी और धीरे धीरे टाइम के साथ में इसको बढ़ाया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की जो पावर है वो किसके पास में है। क्या गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर सकती है, पार्लियामेंट इसको इंक्रीज कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर अपनी जो संख्या है, नंबर्स जो है जजेस के, उनको इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल रिलेटेड है, एक स्टडी सामने आई है, उसमें बोला गया है कि अगर आर्सेनिक जो है उसको हम लिटिल बिट भी कंज्यूम करते रहे तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। इस स्टडी में देखने को मिला कि आर्सेनिक का अगर बॉडी में कंसंट्रेशन है तो जो हमारे ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो इससे रिडक्शन होता है, जिसकी वो बॉडी के बैलेंसिंग, बॉडी का न्यूरोलॉजिकल इशू जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, आर्सेनिक को लेकर के वैसे भी टाइम टू टाइम अलग अलग रिसर्च हुए हैं और उन रिसर्च में देखने को मिला है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आर्सेनिक कंटेमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। स्पेसिफिक हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें नेचुरली आर्सेनिक जो है वो पाया जाता है। आर्सेनिक की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33। ओके, और इसका जो सिंबल है वो ये AS। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये होता है ओडोरलेस और
टेस्टलेस, मतलब इसको अगर टेस्ट किया जाए तो टेस्ट का नहीं आता है इसका कुछ, और ओडोर मतलब इसकी कोई गंध भी नहीं आती है। ओके, और देखो पहले भी बिहार में इसको लेकर के इशू देखने को मिला, और इसको सॉल्यूशन फिर ये रखा गया कि ग्राउंड वाटर जो है उसका लोग जो है वो डायरेक्टली यूज़ ना करें, बल्कि इसका अल्टरनेशन ये हो कि पाइप्ड वाटर की अवेलेबिलिटी लोगों के पास हो। पाइप्ड वाटर रहेगा तो इस तरीके का कंटेमिनेशन जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो वाटर को प्यूरिफाई करके लोगों को अवेल करवाएगी। लेकिन फिर भी लोगों में इशू जो है, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर का यूज़ किस में कर रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हो, तो जो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इनमें भी इसका आर्सेनिक की अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंटेमिनेटेड फूड की वजह से फिर बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है आर्सेनिक। ओके, तो आर्सेनिक को लेकर के जो इशू है उसको टैकल किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो कि एक पेंडेमिक के रूप में फिर ये जो चीज़ें हैं वो सामने आए। ओके, तो अभी से हमारी गवर्नमेंट को जो भी इनिशिएटिव है उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।